हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम घटना चक्र की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी को कर लिया है और अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हमारा पहला टॉपिक यूनिवर्स का चल रहा है, यानी ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में भी हम सोलर प्लैनेट को, अपने सोलर सिस्टम को कर चुके हैं और सन को कर चुके हैं और यूनिवर्स के ओरिजिन की थ्योरीज को कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो प्लैनेट्स का होगा। ठीक है, किसका? प्लैनेट्स का। ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। राइट, जितने भी ग्रह हैं हमारे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ लेंदी है, कुछ शॉर्ट है। देखते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं, बाकी बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन को। आज के सेशन में जो पहला प्लैनेट है वो है बुध, जिसको हम मरकरी कहते हैं। तो मरकरी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगेन, सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यस, वन मोर थिंग, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करेंगे प्लैनेट्स में, जिसमें बुध को स्टार्ट करेंगे, मरकरी। तो देखिए, बुध सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, ये हमने पढ़ा था। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है, यानी बृहस्पति है। 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, क्योंकि सबसे पास है सूर्य के। तो सबसे पास होने की वजह से इसका जो ऑर्बिट है उसका व्यास कम है, जिसकी वजह से केवल ये 88 डेज में ही परिक्रमा पूरी कर लेता है। मतलब कि बुध पर जो एक साल है, 1 ईयर, वो कितने दिन का होता है? 88 दिन का होता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लेती है, और वो 365 दिन ही क्या कहलाते हैं? ईयर कहलाते हैं, वर्ष कहलाता है, एक वर्ष। उसी तरीके से बुध, क्योंकि सूर्य के बहुत ज्यादा पास है, उसकी ऑर्बिट का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो बहुत कम है। इसलिए वो 88 दिनों में ही सूर्य की परिक्रमा को पूरा कर लेता है, जिसकी वजह से 88 दिनों में उसका एक साल पूरा हो जाता है। बुध शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र, यानी मरकरी और वीनस, ये दो ऐसे प्लेनेट है जिनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। और आपको पता है कि पृथ्वी का एकमात्र अकेला नेचुरल सैटेलाइट है, जिसका नाम चंद्रमा है। राइट। अब वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा कि बुध पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा है, यानी कि एवरेज जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। लगभग वहां का जो एवरेज टेम्परेचर वो 610 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि रहने के लिए तो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। और एवरेज टेम्परेचर वहां पर 167 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध के पास से गुजरने वाला जो सबसे पास से, करीब से गुजरने वाला जो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो मैरिनर 10 था, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर बहुत सारे पर्वत और मैदान हैं। लेकिन वहां रह नहीं सकते, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। और टेम्परेचर तो आप देख रहे हैं, एवरेज टेम्परेचर वहां का 167 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत ज्यादा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है, तो इंसान तो यहाँ पर उबल जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, रह नहीं रह सकते हैं वहां पर। और उसके सबसे करीब से जो सैटेलाइट हमने भेजा है, कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसका नाम मैरिनर 10 है, उसने फोटोज खींच के भेजी हैं, जिससे पता चलता है कि वहां पर बहुत सारे पर्वत हैं और मैदान हैं। बुध और सूर्य के बीच की दूरी 57.9 मिलियन है। ये डेटा आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनकी अवधि यहाँ पर लिखी हुई है। तो सबकी अवधि निकालनी बहुत जरूरी नहीं है याद करनी, लेकिन जो सबसे कम दिनों में पूरा करता है, जैसे कि बुध 88 दिनों में, और अपना, यानी कि जिस ग्रह पर आप रहते हैं पृथ्वी, तो 365.2 डेज। तो ये याद करना जरूरी है। और जिसका सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका है? नेपच्यून का है। नेपच्यून का कितना है? यानी वरुण का 164 वर्ष है। यहाँ पर 163.45 लिखा है, लेकिन 164। तो ये तीन आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह बुध, जो 88 दिनों में परिक्रमा पूर्ण करता है। सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह नेपच्यून, यानी वरुण, ये लिखा है यहाँ पर, जो कि 165 वर्ष में एक बार परिक्रमा पूर्ण करता है सूर्य की। और अपना, जिस पे आप रहते हैं, जिस प्लेनेट पे, पृथ्वी, 365.5, ठीक है, इतने वर्ष में पूर्ण करती है एक चक्कर को सूर्य के चारों ओर। नेक्स्ट है, परावर्तित प्रकाश देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो, उसकी चमक यानी ब्राइटनेस, अर्थात चाक्षुष द्युति का निर्माण को निर्धारित करता है। अब किसी वस्तु पर जब कोई किरण गिरती है, उसे आपतित किरण विकिरण बोलते हैं। जितने भाग का परावर्तन हो जाता है, उस सतह को एल्बिडो या प्रत्यावर्तन गुणांक कहते हैं। इसमें रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन की बात हो रही है।
बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, लेकिन इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण इसमें चमक होती है। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन था, जो प्रकाश गिरता है ग्रह पे, उसके बाद जिसका जब उसका परावर्तन होता है, ठीक है, तो उससे चमक आती है उसमें, यहाँ पर ये बात हो रही है, उसे ही एल्बिडो कहा गया है। सूर्य अब क्या होता है कि बुध पर जो प्रकाश गिरता है सूर्य का, वो अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, तो उसका परावर्तन ज्यादा नहीं होता है, इसलिए उसका एल्बिडो जो है वो पृथ्वी की तुलना में क्या है, कम है। राइट, पृथ्वी का एल्बिडो 0.3 है, जबकि बुध का एल्बिडो क्या है, 0.1 है। इसलिए पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन बुध चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है। बुध ग्रह का व्यास आपको यहाँ पर लिखा है 4879 किलोमीटर है। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, व्यास आपको पृथ्वी का ही याद करना है। और बाह्य मंडल में इसके सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम मिलते हैं। अब ऑक्सीजन मिलने से ये मत समझ जाइएगा कि यहाँ पर जीवन संभव है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर आपने देखा 167 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर है, जो कि रहने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमारा नोट्स का पार्ट था, फटाफट से हमने देख लिया। अब हम जल्दी से आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। बिल्कुल सभी ग्रह करते हैं, आकृति में दिखाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। देखिए कह रहा है कि ये सन है, ठीक है, ये सन है, और ये बुध ग्रह है जो एक बार ए पॉइंट पे था, फिर एक बार बी पॉइंट पे था, फिर एक बार सी पॉइंट पे था, और एक बार डी पॉइंट पे था। तो कह रहा है ये बुध ग्रह है, ये चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। आप बताइए कि किस पॉइंट पे, ए बी सी डी, इन चारों में से किस पॉइंट पर उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, ए देखिए, अब सबसे पास, सन के सबसे पास ए पॉइंट है, फिर सबसे दूर बी है, उसके बाद सी है, डी है। तो देखिए सन के सबसे पास जो पॉइंट है वो ए है, ठीक है, यहां पर ए पॉइंट पर आपका जो उसकी गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को किससे दिखाते हैं, काइनेटिक एनर्जी, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। तो काइनेटिक, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि ए ही क्यों, सन के पास है तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी, यस। देखिए 1/2 और m ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये हटा दीजिए। तो क्या होगा कि जब कांस्टेंट हटता है तो ये इक्वल्स टू का साइन हट जाता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, मतलब कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के, मतलब एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एनर्जी, सन यहाँ पर सन के पास होगा तो उसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो इसलिए ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए आपका ए पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगी, और ए ऑप्शन में दिया है ए, तो इसलिए आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ लिखा भी है, कोई ग्रह सूर्य के जितना निकट आता है उसकी वेग और गति उतनी ही बढ़ती है, इसलिए बुध की गतिज ऊर्जा ए पॉइंट पर अधिकतम होगी। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा दिया करिए मैम, इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए जब मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मूले के साथ चीजें समझा दी हैं, अब ये आपको जीवन भर याद रहेगा ये, या ये इस डब्बे का एक्सप्लेनेशन आपको याद रहेगा। खैर, सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी कमेंट्स पढ़े जाते हैं, उस पर काम भी किया जाता है और हमेशा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो देखिए सबसे कम समय में कौन लगाएगा भाई, ये सन है, ये सन है, अब इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ होगा, जो सन के पास होगा वो सबसे कम समय में लगाएगा, और जो सबसे दूर होगा यहाँ पर उसको ज्यादा समय लगेगा। सबसे पास कौन है, बुध होता है, तो बुध यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बुध ग्रह जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, हम सभी को पता है 88 डेज लगते हैं, 88 दिन लगते हैं चक्कर लगाने में। चलिए नेक्स्ट है, वही सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, जिसमें बुध ग्रह की अवधि 88 दिन है, जो कि सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं। तो ये भी बताया था मैंने कि बुध और शुक्र, यानी मरकरी और वीनस, मरकरी एंड वीनस, ये दो मात्र ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो बुध और शुक्र का नहीं है। पृथ्वी का अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है, मून है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है मरकरी और वीनस यानी बुध शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इन्हें इंटीरियर प्लैनेट्स या अंतर्ग्रह भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा,
सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ग्रह हैं उन्हें इंटीरियर प्लैनेट्स कहते हैं, अंतर्ग्रह, जो कि बुध और शुक्र हैं और इनका कोई उपग्रह नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार हमें करना है। दो कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं सही है। पहला कथन है, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बिल्कुल, एल्बिडो उसकी चाक्षुष द्युति का मतलब है उसको उसका एल्बिडो निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पृथ्वी का एल्बिडो हमने पढ़ा है 0.3 है, जबकि बुध का कितना है, 0.1 है। क्योंकि बुध ग्रह पर जितना प्रकाश सूर्य का पड़ता है वो अधिकतर एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अधिग्रहण कर लेता है। इस वजह से परावर्तन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो चमकता हुआ नहीं दिखाई देता है। जबकि ऑन द अदर हैंड पृथ्वी की बात करेंगे तो वो परावर्तन करती है और ज्यादा अमाउंट में नहीं एब्जॉर्ब करती है, इसलिए उसका एल्बिडो ज्यादा है। तो आपका केवल एक स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है आपका। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर लिखा है, देखिए 0.3, 0.1। अब मैं बार बार वही चीजें पढ़ूं, बार बार पढ़ के सुनाऊं, फिर इसीलिए वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, फिर आपको बोरियत भी लगती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को बता दिया है। बाकी ये आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। चलिए, तो बुध ग्रह हमारा खत्म हो गया, छोटा सा ग्रह था। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्लेनेट पे, जिसका नाम है शुक्र, जिसे हम क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे वीनस के बारे में बिना किसी देरी के। देखिए, वीनस की एक खास बात याद रखिएगा कि इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, यानी सिस्टर प्लैनेट कहते हैं। और ये सौर मंडल का, यानी हमारे सोलर प्लैनेट का, सॉरी, सबसे चमकीला यानी कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। तो दो चीजें याद रखिएगा कि सिस्टर प्लैनेट, अर्थ की सिस्टर प्लैनेट किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। और सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है सौर मंडल में, तो शुक्र है। शुक्र को बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है इसमें, इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, इसे भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार, और साय का तारा यानी कि इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो तीन फैक्ट्स याद रखिएगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं, और सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ये फैक्ट की बात हो गई। आगे देखेंगे, सूर्य के शुक्र ग्रह की दूरी लगभग सूर्य से यहाँ पर होगा, सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108.2 मिलियन किलोमीटर है, जो कि आपको याद नहीं रखनी है। और दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है, क्योंकि बुध के बाद शुक्र आता है। अब शुक्र कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो 225 दिनों में अपना जो रेवोल्यूशन है वो पूरा कर लेता है। वर्तमान में सौर मंडल का सबसे गर्म, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, तो शुक्र है। ये भी पॉइंट याद रखेगा, सोलर प्लैनेट का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। अब आप कहेंगे कि सबसे पास में तो बुध है, तो सूर्य का प्रकाश बुध पर डायरेक्ट पड़ता है, तो बुध जो सबसे सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए, लेकिन नहीं, हॉटेस्ट प्लैनेट आपका 464 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कौन है, तो शुक्र है। ठीक है, शुक्र ग्रहों की सामान्य दिशा के सामान्य सूर्य के से देखिए, शुक्र ग्रहों की सामान्य दिशा के समान सूर्य का पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट परिक्रमण करता है। तो याद रखिएगा, कुछ ईस्ट टू वेस्ट भी जाते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो सामान्य ग्रह वेस्ट टू ईस्ट ही जाते हैं। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेशन करता है। देखिए, अपने अक्ष पर, अक्ष की बात हो रही है। देखिए, दो तरीके के आपके मोशन होते हैं प्लैनेट्स के। एक तो प्लैनेट क्या होता है, जो अपनी धुरी पर, जैसे ये आपका ऑर्बिट है, ये सन है, तो एक तो हो गया ये ऑर्बिट में प्लैनेट घूम रहे हैं इस तरीके से, ये जो घूम रहे हैं। और एक होता है कि अपनी ही अक्ष पर, अपनी धुरी, अपने ऑर्बिट में अपनी ही धुरी पर घूमता रहता है। ठीक है, उसे घूर्णन गति, रोटेशन कहते हैं। तो वो ईस्ट से वेस्ट की ओर करता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रह पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के प्रमाण हमें मिले हैं। तो शुक्र ग्रह पर आपको, वीनस पर एटमॉस्फेयर मिला है, जबकि बुध पर एटमॉस्फेयर नहीं है। शुक्र के जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और तापमान इसीलिए वहां का 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहता है, 464 रहता है। इस कारण शुक्र को प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से हाई प्रेशर भी यहाँ पर होता है। उपयुक्त कारणों से शुक्र पर जीवन की संभावना बहुत कम हो जाती है। भले ही वहां एटमॉस्फेयर है, लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि आप वहां नहीं रह सकते हैं। बुध के समान शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। मैगलन अंतरिक्ष यान, मैगलन स्पेस क्राफ्ट, मैगलन मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर 1989 में भेजा गया डीप स्पेस मिशन था। तो याद रखिएगा,
उसमें हमने मैरिनर पढ़ा था। मैरिनर 10 एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो कि बुध की फोटो खींचकर लाई थी बुध ग्रह की। और यहाँ पर मैगलन मिशन की बात हो रही है जो कि वीनस पर भेजा गया था 1989 में, और ये डीप स्पेस मिशन था। मैगलन ने अपने रडार मैपिंग का पहला 243 दिन का चक्र 15 मई 1991 को पूरा किया था, और शुक्र के सतह पर 83.7% पहला स्पष्ट दृश्य प्रदान किया था। मतलब कि जो फोटो भेजी थी वो 83.7% विजिबल क्लियर थी। इसने शुक्र के चारों ओर 1990 से 1994 के दौरान परिक्रमा लगाई। और इसका नामकरण मैगलन क्यों रखा गया? क्योंकि पुर्तगाली खोजकर्ता थे, छठी शताब्दी के फर्डिनेंड मैगलन, उनके नाम पर रखा गया था। हम लोग दे देते हैं, मतलब क्रेडिट दिया जाता है ना, जो महान लोग होते हैं कोई खोज करते हैं तो उनके नाम पर दिया गया। चलिए, तो ये था थोड़ा सा आपका नोट्स का पार्ट। अभी हम आ जाएंगे अपने फटाफट से क्वेश्चन के पार्ट पे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए, आप कहेंगे कि जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें फैक्चुअल चीजें ही हैं। देखिए, फैक्ट्स है, और वो मैं बोल कर ही बताऊंगी। जो चीजें थी वो समझा दी, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा एज सच है नहीं, फैक्चुअल चीज ज्यादा है। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में आगे हम जब कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे ना, रिवर वगैरह करेंगे, तो उसमें मैप वाली चीजें हैं, उसमें समझाने की चीजें ज्यादा है, इसमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, वो अभी हमने पढ़ा है, शुक्र। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है, दैट्स वाई इसका जो टेम्परेचर है वो सब बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ये सब किसका नाम है? ये सब आपका शुक्र का नाम है। नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, हालांकि अभी जब आप बृहस्पति और शनि पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है तो आप देख लीजिए। खैर, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र सब था, तो सबके बारे में एक एक पॉइंट दे दिया है। शुक्र को सुबह का तारा, भोर का तारा कहते हैं, सायकाल का तारा कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि का घनत्व ग्रहों में सबसे कम है, जल से भी कम है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट है आपका, शुक्र, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है शुक्र यानी वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। बिल्कुल असंभाव्य है। असर्शन सही है, लेकिन देखते हैं जो रीजन दिया गया है वो सही है कि नहीं। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, बिल्कुल ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत उच्च स्तर है, बहुत हाई लेवल है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वीनस यानी शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण हैं, परंतु शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है। इसके अतिरिक्त शुक्र की सतह पर तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। उपयुक्त कारणों से, यानी कि अत्यधिक तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन की वजह से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। अतः असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, वीनस को। नेक्स्ट है, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? तो मैगलन अंतरिक्ष यान 1989 में आपका शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका टॉपिक ही है पृथ्वी। तो बुध पढ़ लिया, शुक्र पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पृथ्वी के बारे में। पहला प्लेनेट था बुध, ठीक है, बुध। दूसरा प्लेनेट था शुक्र। अब तीसरा प्लेनेट क्या है आपका? पृथ्वी है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मरकरी, वीनस। अब ये पढ़ेंगे हम अर्थ के बारे में। देखिए वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अर्थ यानी पृथ्वी सूर्य की दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। सभी ग्रहों के आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, पृथ्वी के बाद इधर मंगल आता है, मंगल। तो वीनस और यानी शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी पड़ती है।
पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली परिस्थितिकी के कारण है। अब पृथ्वी पर जीवन क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ का जो इकोसिस्टम है, ठीक है, वो यहाँ पर उस लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। उसी कारण पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, उसकी पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम के कारण। पूरी पृथ्वी का जो 70.8% भाग है वो महासागरीय जल के विस्तार के कारण है। देखिए हमारे अर्थ पर 70% भाग जो है, या 71 कह लीजिए, जो पार्ट है वो वाटर से कवर है। इसलिए अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि पानी नीले रंग का दिखता है हमें, तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। यूनानी फिलोसोफर थे अरस्तु, या एरिस्टोटल भी लिखा जाता है। उनकी एक पुस्तक थी ऑन द हेवेंस, ठीक है। उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। उसमें पता चला है कि पृथ्वी का आकार गोल है, स्फेरिकल है, परंतु परंतु सर्वमान्य है कि पृथ्वी घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर कुछ उभरी हुई रहती है और ध्रुवों पर चपटी रहती है। इसलिए वो लगभग गोलाभ, ठीक है, इस तरीके की है। तो ये आपका कहाँ से पता चलता है? अरस्तु की बुक है ऑन द हेवेंस, तो उसके द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में। तो ये इतना इस तरीके से डीप पूछा नहीं जाता है, बट इन केस अगर आप रिटन क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वहां पर है कि उसके द्वितीय खंड में सेकेंड पार्ट में 14th चैप्टर है। उसमें आपका बताया गया कि पृथ्वी स्फेरिकल है, लेकिन हमको पता है कि पोल्स पे पृथ्वी चपटी है, और तो ऑब्लेट स्फेरॉइड है, ठीक है। तो ऑब्लेट स्फेरॉइड एक्चुअल में शेप है पृथ्वी का, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये इस तरीके से चपटी होती है, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से चपटी है। तो पृथ्वी अपने विशेष आकृति के कारण इसे पृथ्वाकार यानी जियोइड शेप, अब इस शेप का नाम हम लोगों ने जियोइड शेप कह दिया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है वो टिल्ट है। देखिए ये अक्ष है उसका, जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल अक्ष है, 90 डिग्री है, इसे बनाते हैं, ठीक, ये 90। तो ये ऐसे ना होकर, पृथ्वी ऐसे ना होकर ऐसे होनी चाहिए, ये अक्ष होना चाहिए। भाई एक अक्ष ऐसे होता है, ये वाई एक्सिस मान लें, ये एक्स एक्सिस मान लें, लेकिन ये ऐसे ना होकर पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी इस तरीके से है। ये मान लीजिए नॉर्मल एक्सिस है, एक सेकेंड, ये नॉर्मल एक्सिस है, नॉर्मल से थोड़ा सा इधर ये ऐसे है, ठीक है। तो ये कितना है? 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री। तो इस तरीके से ये अर्थ ऐसे है, ठीक है, झुकी हुई है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में इसे 24 घंटे लगते हैं, जो एक दिन के बराबर होता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ, भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो भाग सूर्य की तरफ पड़ता है वहां पर दिन होता है, और जो उसके पीछे वाला पार्ट होता है वहां पर क्या होती है? रात होती है। बहुत ही ईजी सी बात है, और यही क्रम चलता रहता है, दिन और रात चलते रहते हैं। 24 घंटे का एक दिन होता है, जिसमें 12 घंटे दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर का अपने अक्ष पर झुकाव। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव इसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण के दौरान मौसम परिवर्तन होते हैं। अब देखिए दिन और रात क्यों होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर रोटेशन यानी कि घूर्णन करने की वजह से दिन और रात होते हैं। लेकिन कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मौसम में परिवर्तन क्यों होता है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और इसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। दीर्घवृत्तीय मतलब जो ऑर्बिट्स है, जो सूर्य के चारों ओर जो ऑर्बिट्स है, उसमें चक्कर लगाने की वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। दोनों की समय अवधियां एकदम समान है। चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा की और पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की जो अवधि है वो समान है। इस कारण पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव लगभग 59% भाग सामने हमें समान दिखाई पड़ता है। 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो विषुवत रेखा होती है हमारी इक्वेटर, तो इक्वेटर पर 21 मार्च और 23 सितंबर ये वो 2 दिन होते हैं कि सूर्य की किरणें तिरछी ना पड़कर, क्योंकि हमारी पृथ्वी थोड़ी सी तिरछी टिल्टेड है ना, तो 21 मार्च और 23 सितंबर वो ये 2 दिन होते हैं साल में, जिसमें कर्क रेखा आपका विषुवत रेखा पे, सॉरी, विषुवत रेखा पर और कर्क आपका विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पे इक्वेटर पर
सूर्य एकदम वर्टिकली जो है चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच 6 महीने रहता है। तो याद रखिएगा, इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है, अच्छा इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है, नॉर्थ में और ईस्ट में, पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में है। इसीलिए 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा और यानी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में रहता है। मैं सब पढ़ा चुकी हूँ आपको पहले लेक्चर में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, इक्वेटर क्या होता है, कौन सी कंट्री से जाते हैं, ये सब चीजें अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आपको चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो फिर और ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आपका 6 महीने तक रहता है, इसलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर गर्मियां होती हैं और उस सदन में क्या होता है, शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च तक क्या होता है, सूर्य विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में यानी कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आ जाता है नीचे। अब क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां होती हैं, ठीक है, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु यानी कि विंटर्स हो जाते हैं। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण पृथ्वी के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 माह तक अंधेरे में रहते हैं। यही कारण है कि जब जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री के एंगल से टिल्ट है, तिरछी है, जिसकी वजह से जो सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही पृथ्वी के चमकने वाले गोलार्ध जो इसके विपरीत वाले गोलार्ध जहां पर सनलाइट नहीं पड़ रही है उस तरीके से, तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो पोलर रीजन है आपका, उसमें 6 महीने तक अंधेरे में ये लोग रहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है एकदम, और इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत यानी समर सोल्स्टाइस कहते हैं, समर सोलिस्टिस कहते हैं। ग्रीष्म अयनांत कहते हैं कर्क रेखा पर 21 जून को। तो आपसे समर पूछे तो समर वाला होता है 21 जून को, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चमकता है, इसको शीत अयनांत कहते हैं, विंटर सोलिस्टाइस कहते हैं। तो समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस आप दोनों याद रखेंगे। समर 21 जून को होता है, विंटर 22 दिसंबर को होता है। समर में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, उसकी किरणें पड़ती हैं, जबकि जो शीत अयनांत है विंटर सोलिस्टाइस, उसमें क्या होता है कि मकर रेखा पर आपका सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता से आशय है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तब पृथ्वी अक्ष पर पहले स्थिति की सापेक्ष समानांतर है और समान कोण पर झुकी हुई है। तो देखिए 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के मध्य से होकर गुजरती है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन दिया हुआ है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। 45 डिग्री की यहाँ पर वैल्यू इन्होंने निकाल के रखी है, खैर इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है। यहाँ पर देखिए ये चीज कह रहा है कि देखिए मैं यहाँ बताती हूँ, ये पृथ्वी है, ये आपकी विषुवत रेखा, ठीक है, ये आपकी इक्वेटर है, ठीक है। अब कह रहा है जो इक्वेटर से ये 45 डिग्री वाली, जो 45 डिग्री वाली है एक, ठीक, और ये एक है 60 डिग्री वाली, 60 डिग्री वाली। तो अब बताइए कि ये सबसे लंबी जो है इमेजिनरी लाइन, सबसे लंबा जो सेंटर वाला है ये होगा। अब जब आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा, ठीक है। देखिए यहां से आप ले रहे हैं तो ये पूरा रेडियस जा रही है। अब आप यहां से लेंगे तो रेडियस कम होगी, यहां से लेंगे तो और ये कम हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है, जो 45 डिग्री वाला आपकी विषुवत रेखा है ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है, उसके बाद जो 60 डिग्री वाली अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है, मतलब इक्वेटर की आधी होती है 60 डिग्री वाली। ये जो इक्वेटर है इसकी हाफ होती है कौन सी, ये वाली 60 डिग्री वाली, ये यहाँ पर कह रहा है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा की परिधि लगभग यानी 40,090 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 यानी 12,800 लगभग किलोमीटर है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी भी पिंड का भार सबसे कम होता है, याद रखिएगा, सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर किसी भी पिंड का भार, और इस वजह से
और जैसे ही आप ऊपर अक्षांशों पे बढ़ते जाते हैं, अक्षांश क्या, ये लैटिट्यूड्स, इनमें जैसे ही आप ऊपर बढ़ते जाते हैं और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और ये 0.25 जो दिया है, ये 6 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि देखिए 1 घंटा आपका होता है क्या, 24, एक दिन, सॉरी, एक दिन होता है आपका 24 घंटा। अब एक दिन आपका 24 घंटे का होता है। और आपका एक जो पूरा ईयर है वो आपका 365, अब सब में आप देखेंगे जब 365 डेज, और इसमें सब हर दिन का एक साल में फिर 6 घंटे आपका एक्स्ट्रा होता है, 6 घंटे एक्स्ट्रा होता है, यही ये 365.25, 2.25 जो है वो इसीलिए बता रहा है। और इसके बाद 6 घंटे जब आप 4 साल जोड़ेंगे तो 24 घंटे हो जाएगा। 6 घंटा एक साल में, 4 साल, फिर 24 घंटे, और यानी कि एक दिन बन गया पूरा। इसीलिए ये एक दिन जो है वो 4 साल में क्या आता है, लीप ईयर आता है, लीप ईयर आता है। तो वो एक दिन बढ़ जाता है और हमारा जो साल है वो 366 दिन का हो जाता है, 365 दिन का नहीं होता है। इसीलिए 4 साल में लीप ईयर आता है, तो हर साल 6 घंटे का जो एक्स्ट्रा होता है वो जुड़ता है, और चौथे साल में वो लीप ईयर बन के एक दिन बढ़ जाता है। फेब्रवरी में 29 डेज की फेब्रवरी हो जाती है, उसे लीप ईयर कहते हैं। देखिए, क्योंकि 365 दिन, 6 घंटे 9 मिनट 9.1 सेकेंड लगता है समय पृथ्वी को सूर्य का चक्कर एक लगाने में। तो ये जो 6 घंटे हैं, 9 मिनट 9.1 सेकेंड को नहीं इतना हम कंसीडर करते। 6 घंटे को जोड़ जोड़ के जब 4 साल जुड़ता है 6 घंटे, तो एक दिन पूरा बन जाता है, फिर उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं और लीप ईयर बन जाता है। इसे सौर वर्ष यानी कि सोलर ईयर कहा जाता है। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहते हैं। ट्रॉपिकल वर्ष में एक वसंत विषुव यानी कि एक वर्नल इक्विनॉक्स दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिन का होता है, और 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी ट्रॉपिकल ईयर में देखी गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं, यस, इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट के स्थान पर 53.26 सेकेंड, 9.151 सेकेंड के स्थान पर 53.26 सेकेंड हो गया था। उसकी गणना की गई। ऐसे वर्षों को परिवर्ष यानी कि एनोमलिस्टिक ईयर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर औसतन 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से की वेलोसिटी से परिक्रमा करती है। विभिन्न ग्रहों के चारों ओर लगाने वाली गतियां, देखिए ये आपको नहीं याद करना है। पृथ्वी का याद रखिए, लगभग 30 है, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है बुध का होगा, क्योंकि बुध सबसे जल्दी परिक्रमा करता है, सबसे पास है, तो 47 है बुध का। बस एक बार देख लीजिए, इतना कुछ याद करने की। वरुण सबसे कम होगा क्योंकि सबसे दूर है, तो 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सच पृथ्वी का याद कर लीजिए, बाकी किसी का याद करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी ये आपको दे रखी है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग आपको दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और नेचुरल सैटेलाइट है, जो कितनी दूरी पर है, 3,84,400 किलोमीटर औसत दूरी पर है। ठीक है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, सन है। पृथ्वी से तारों की दूरी किस तरीके से है तो देख लीजिए, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ध्रुव तारा, जो कि जिससे हम नॉर्थ डायरेक्शन का को डिसाइड करते हैं, वो आपका 323 प्रकाश वर्ष दूर है। या अल्फा सेंटारी सेंचुरी या सेंटोरी जो एक तारा है, वो 4.35 प्रकाश वर्ष। सीरियस 8.6, और सीरियस तारे को संस्कृत में लुब्धक लुब्धक के नाम से जानते हैं, इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। तो ये थोड़ा याद रख लीजिएगा कि सीरियस जो है एक स्टार है, और इसे संस्कृत में लुब्धक कहते हैं, और इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। जैसे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी जो एक्सिस है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है। जैसे उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है, उसमें पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा से साइबेरिया की गतिशील रहते हुए आर्कटिक महासागर
में है। पृथ्वी के दक्षिणी क्षेत्र का जो चुंबकीय ध्रुव है वो आपका यहाँ पर लैटिट्यूड्स आपके दिए गए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान दिशा में पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला जो कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं, नेचुरल तो एक ही है चंद्रमा, आर्टिफिशियल जो हमने छोड़े हैं सैटेलाइट्स, उसके बाहर अगर कोई वस्तु मान लीजिए गिर जाती है, कोई चीज निकल जाती है, तो वो उसी वेग से, उसी समान तरीके से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने लगती है। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व की दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। निकास वेग क्या होता है? इसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। अपना अक्ष छोड़ने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए वो एस्केप वेलोसिटी होती है। तो पूर्व की तरफ, क्योंकि पूर्व से पश्चिम ही चक्कर लगा रही है इसलिए। लेकिन हमेशा सभी ग्रह पूर्व दिशा में नहीं प्रक्षेपित किए जाते हैं। ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले कुछ उपग्रह उत्तर दिशा में भी प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो डिपेंड करता है, या दक्षिण की ओर भी प्रक्षेपित किए जाते हैं। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। जो पृथ्वी का आप जानते हैं, अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर क्या होती है? क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, मेंटल के बाद कोर होती है। बाह्य कोर गलित अवस्था में, देखिए अब जो कोर है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ जो भी चीज जाती है वो गल जाती है, लिक्विड हो जाती है। लेकिन इस कोर में भी दो पार्ट में डिवाइड है कोर, एक इंटरनल कोर, एक एक्सटर्नल कोर। जो आंतरिक कोर है उसमें सब कुछ ठोस अवस्था में है, जबकि जो एक्सटर्नल कोर है, बाह्य कोर, उसमें सब कुछ लिक्विड स्टेट में है। कोर में बेसिकली आपका आयरन और निकेल पाया जाता है। उसकी मोटाई 3500 किलोमीटर है। अब भूपर्पटी, जिसे मैंने बताया भी आपको, क्रस्ट, जो आपका क्रस्ट है, उस पर पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं वो देख लीजिए। ऑक्सीजन है क्रस्ट पर सबसे ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि जीवन ऑक्सीजन की वजह से ही है। सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है। कंसंट्रेशन याद करने की ऐसा आपको जरूरत है नहीं। अर्थ डे, पृथ्वी दिवस, हर साल हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रथम बार इस दिवस का आयोजन 1970 में किया गया था। याद रखिएगा, 22 अप्रैल यहाँ पर लिखा है क्या? अर्थ डे। ये हो गया अर्थ डे आपका, ठीक है। इससे पहले जस्ट आता है 22 मार्च, अप्रैल के पहले मार्च आता है। इसमें हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, वाटर डे, ठीक है। और मार्च अप्रैल के बाद मई आता है, 22 मई, उसमें क्या मनाते हैं हम? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ये याद रखिएगा, जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे मनाते हैं। और बायोडायवर्सिटी एक्ट कब पारित हुआ था? तो बायोडायवर्सिटी एक्ट आपका 2002 में पारित हुआ था। तो ये एडिशनल चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। 22 मार्च को वाटर डे मनाते हैं, 22 अप्रैल को अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 मई को बायोडायवर्सिटी डे मनाते हैं, और बायोडायवर्सिटी एक्ट आपका 2002 में पारित हुआ था। याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। चलिए आ जाते हैं सिंपली अपने क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अब देखिए, अभी हमने नोट्स में पढ़ा कि एरिस्टोटल की बुक थी ऑन द हेवेंस, तो उसमें सेकंड भाग के 14वें अध्याय में ये लिखा है कि पृथ्वी स्फेरिकल है, गोलाकार है, अरस्तु ने कहा है, ठीक। ऑन द हेवेंस, ऑन द हेवेंस में लिखा है, द्वितीय खंड 14वां अध्याय। लेकिन उसके बाद अंग्रेजी भाषा में यह पुस्तक जीएल स्टॉक ने अनुवाद किया है। इसका ट्रांसलेशन टॉलमी और स्ट्रैबो ने पहली शताब्दी और कॉपरनिकस ने 15वीं शताब्दी के दार्शनिक है। अतः स्पष्ट है कि सबसे पहले अरस्तु ने उल्लेख किया था कि पृथ्वी गोलाकार है। नेक्स्ट है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। जीवधारी, ठीक है। तो जीवधारी के यानी कि आप देखें तो भाई ग्रीन प्लैनेट कह सकते हैं हम, ग्रीन प्लैनेट कह सकते हैं जीवधारी के रूप में। यहाँ के इकोसिस्टम के कारण हमने इसे क्या कहा है? ग्रीन प्लैनेट कहा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का व्यास कितना है, डायमीटर कितना है? तो हमने पढ़ा है 12,700 कुछ है, लेकिन हम 12,800 कहते हैं। तो 12,800 किलोमीटर इसका डायमीटर है। और त्रिज्या क्या है? तो भाई डायमीटर को आधा कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, तो वो आपकी त्रिज्या निकल आएगी। देखिए, 2 छंग 12, 2 चक 8 और 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर क्या है? त्रिज्या है पृथ्वी की। और व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर है। अगर एकदम एक्यूरेट की बात करें तो 12,756 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। रीजन कह रहा है पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। असर्शन रीजन है, हमें बताना है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वजन नहीं घटता है। और पृथ्वी पर एक, क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटी जी है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है हर जगह। नेक्स्ट है पृथ्वी एक एक परिशुद्ध गोला नहीं है। बिल्कुल एक परिशुद्ध गोला नहीं है, पोल्स पर चपटी है। ठीक है, तो ये आपका सही है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। असर्शन गलत है लेकिन रीजन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका गोल नहीं है तो पृथ्वी क्या है, ऑब्लेट स्फीरॉइड है, लगभग लगभग गोलाभ है। ठीक है, जिसे जियोइड शेप भी कह दिया गया है। जियोइड का मतलब है अर्थ लाइक, पृथ्वी की तरह, अर्थ लाइक शेप। अर्थ लाइक शेप क्या है, जियोइड शेप है। नेक्स्ट है पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। बताना है हमको, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से चंद्रमा का जो अभ्यंतर है वो क्या है। तो देखिए, चंद्रमा की जो स्टेट है वो श्यान द्रव वाली स्टेट है। ठीक है, श्यान द्रव। पृथ्वी के जो आउटर कोर है, चंद्रमा का अभ्यंतर श्यान द्रव जैसा है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर आउटर कोर के समान, चंद्रमा का अभ्यंतर भी श्यान द्रव जैसा है। चलिए नेक्स्ट है भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। सबसे ज्यादा तो हमने पढ़ा था लगभग 46% क्या है, ऑक्सीजन है। तो अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है। तो 8 मिनट लेता है, 8 मिनट कुछ सेकंड। तो 8 मिनट यहाँ पर करेक्ट है। 8 मिनट, 8 मिनट 19 सेकंड लेता है। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड। और सेकंड में बात करें तो 499 सेकंड। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्योंकि ई ऑप्शन दिया हुआ है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो आप ई कर देंगे क्योंकि 8 मिनट 19 सेकंड यहाँ पर होना चाहिए। तो आपके पास उपयुक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन है तो आप यहाँ टिक कर देंगे। अगर ये नहीं होता तो फिर आप 8 मिनट ही टिक करते। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं होता, ई ऑप्शन नहीं होता, बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं, एक उपयुक्त में एक से अधिक, एक होता है एक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीपीएससी वालों को ये चीज टफ बनाती है एग्जाम को, आपको पता है, एग्जामिनेशन को टफ बनाती है, जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। खैर, तो अगर नहीं दिया होता तो 8 मिनट करेक्ट होता, अदरवाइज ये बीपीएससी का है तो ई ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास है। तो देखिए सूर्य सबसे पास है। ठीक है, सूर्य सबसे पास है, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है सबसे ज्यादा। तो या तो शुक्र होगा या तो मंगल होगा, तो शुक्र ऑप्शन में है नहीं तो मंगल आप टिक कर देंगे, क्योंकि शुक्र और मंगल के बीच में ही पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह तो शुक्र मंगल, अब दोनों ग्रह दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ दोनों ग्रह दे रखे हैं, तो अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए शुक्र ग्रह 41 मिलियन किलोमीटर है और मंगल 78.3 है। तो भाई शुक्र पास होगा, शुक्र पास होगा भाई, मंगल नहीं पास होगा। यहां पर क्या था कि शुक्र ऑप्शन में ही नहीं था, तो मंगल आपने कर दिया इस बेसिस पे कि अर्थ बीच में है, इधर वीनस है इधर मार्स है, तो वीनस या मार्स में से कोई एक होगा। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ गए हैं मंगल और शुक्र, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि शुक्र ज्यादा पास में 41.4 मिलियन किलोमीटर और मंगल दूर है 78.3 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने टाइम लगता है। तो 365.25 डेज लगते हैं, 365.25 डेज, बीपीएससी के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। लगभग पृथ्वी का जो है 20
9 पॉइंट समथिंग है, तो 30 किलोमीटर पर सेकंड मान सकते हैं। 29.78 किलोमीटर पर सेकंड है, तो लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड मान सकते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? परिभ्रमण करते हुए यानी अपनी धुरी पर घूमते हुए कितने मिनट करीब करीब कितनी दूरी प्रति मिनट कितनी दूरी तय कर लेती है? तो ये यहाँ पर आंसर नहीं दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पृथ्वी विषुवत रेखा की परिधि लगभग पृथ्वी पर की विषुवत रेखा की परिधि 40,090 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में तय करती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक दिन 24 घंटे का होता है, तो एक 24 घंटे में 40,090 किलोमीटर घूमती है। अर्थात पृथ्वी अपनी धुरी पर 40,090 किलोमीटर 24 घंटा। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना? तो आप ऐसे निकालेंगे, 40,090 किलोमीटर। देखिए, 1 दिन में, तो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे में कितना? तो 40,090 डिवाइडेड बाई 24 घंटा कर लीजिए, फिर आएगा क्या है आपका? 1670 आएगा। अब घंटे के बाद हमें मिनट में, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो अभी 1670 को 60 से डिवाइड करेंगे आप, तो आ जाएगा क्या? 27.8। यहाँ पर वही लिखा है। तो 27.8 किलोमीटर पर मिनट, यही है डिस्टेंस। चलिए, नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है 40,090 किलोमीटर है, तो यहाँ 40,000 ऑप्शन में दिया है, 90 नहीं दिया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो 23.5 डिग्री पे झुकी होती है, यानी 23.5 डिग्री पे अपनी धुरी पर झुकी हुई होती है, जिसकी परिक्रमण के स्थान पर परिभ्रमण होना चाहिए। यस, परिक्रमा तो आपका रेवोल्यूशन हो जाता है सूर्य के चारों ओर, वो 365 डेज लगता है। परिभ्रमण होना चाहिए। परिभ्रमण रोटेशन होता है, अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर घूमना। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी, पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है। बिल्कुल, यहाँ से आप देखेंगे। कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष अच्छा, भौगोलिक अक्ष पर देखिए, भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग है, वो हमने अभी पढ़ा था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग है, आर्कटिक पे अलग है, अंटार्कटिक पे अलग है। तो देखिए, वो 23.5 डिग्री नहीं है, ये गलत होगा। चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष और भौगोलिक अक्ष सेम नहीं है। दूसरी चीज है, दूसरा स्टेटमेंट है आपका, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में प्रायद्वीप में है। नहीं भाई, साइबेरिया और कुछ हमने पढ़ा था, साइबेरिया का नाम पढ़ा था। और पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट गुजरती है। बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था। चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के पास से गुजरती है। तो डी ऑप्शन आपका केवल करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 आपका गलत है, 3 केवल सही है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग होता है, ना कि 23.5 डिग्री पर। अतः कथन एक गलत है। प्रश्न काल में उत्तरी गोलार्ध का पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर दूर स्थित था, ना कि प्रायद्वीप पर। इस प्रकार कथन 2 भी गलत है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट से गुजरती है। तो इसलिए, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय विषुवत रेखा गतिशील है, चेंज होता रहता है। 1960 के दशक में उत्तरी ध्रुव पूर्व तथा 75 डिग्री उत्तर में था। 2020 में जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है वो 164 डिग्री ईस्ट और 86 डिग्री नॉर्थ में था, और दक्षिणी ध्रुव 135 डिग्री ईस्ट में और 64 डिग्री साउथ में था। अतः वर्तमान में चुंबकीय विषुवत रेखा थुम्बा से दूर है, इसलिए इसे ग्रह प्रक्षेपण हेतु स्थान मानकर इसे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की यहाँ पर स्थापना की गई। ये केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में है। तो प्रश्नकाल के समय पे 3 सत्य था 2005 में, लेकिन अब इसको अब नहीं सही है, अब इसको चेंज कर दिया गया है, क्योंकि चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सही था, बट अब इसको थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बना दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कोट से सही आंसर हमें बताना है। पृथ्वी के अक्ष पर उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। 60 डिग्री वाले की आधी होती है, हमने पढ़ी थी 60 डिग्री वाले जो अक्षांश होता है
ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। अब सौर एपिहीलियन अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। बताना है हमको कि कौन करेक्ट है कौन नहीं। तो देखिए, पृथ्वी के अक्ष की उत्तरी सिरे, देखिए दूसरा गलत है तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अब देखना है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट तो सही है। यहाँ से आंसर आपको मिल गया कि फर्स्ट सही है, तो ये फर्स्ट डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन 3 और 4 भी देखेंगे। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, बिल्कुल समांतर होता है, पैरेलल होता है। ये जो आपके हैं अक्ष समांतरता है। अवसौर यानी एपिहीलियन अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। मैंने आपको बताया था 60 डिग्री वाली जो रेखा है वो विषुवत रेखा की आधी होती है, क्योंकि cos 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यहाँ पर चलिए। नेक्स्ट है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। तो दिन और रात परिभ्रमण के कारण होते हैं, रोटेशन के कारण, जबकि परिक्रमण के कारण, रेवोल्यूशन के कारण मौसम में चेंज होता है। और जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दिन और रात जब बराबर होते हैं तो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही होती है किरण, यानी कि इक्वेटर पर सीधी। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है, 12-12 घंटे की होती है, 24 घंटे। नेक्स्ट है, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है। तो भाई मौसम परिवर्तन मैंने आपको बताया कि सूर्य के आपका ऊपर सूर्य के चारों ओर घूमने से भी होता है, और 23-23.5 डिग्री पे जो झुकाव है पृथ्वी का, इस वजह से भी होता है। तो ए और बी दोनों इसमें आएंगे, दोनों रीजन है मौसम चेंज होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। थोड़ा लंबा है, अर्थ लंबा है, लेंदी टॉपिक है ये। नेक्स्ट है, मौसम बदलने का क्या कारण है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना पृथ्वी का, ये मौसम बदलने का कारण है। और अपने अक्ष पर झुका होना, अच्छा ये भी दिया हुआ है, तो ये आपका सही होगा, ये मैंने पढ़ा ही नहीं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर कितना, 23.5 डिग्री, ठीक है, टिल्टेड है, तो इस वजह से मौसम का चेंज होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण के लिए दिया है आपको दिल्ली शहर। ठीक है, इस पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा है दिन में मान लीजिए 12 बजे वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक होगा, क्योंकि कोई एक पॉइंट दे दिया है आपको अर्थ पे, आपके रेफरेंस के लिए दिल्ली दे दिया है, और एक टाइम दे दिया है, मान लीजिए दोपहर का 12 बज रहा है दिल्ली में। तो वहां पर सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है, ये रीजन पूछ रहा है। पहला है, सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होती है, या पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी हुई होती हैं। तो देखिए, मौसम जो है वो आपने पढ़ा था कि रेवोल्यूशन की वजह से और आपका टिल्टनेस की वजह से होता है, जो झुकी है पृथ्वी। तो ये आपका सही होगा, पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं, इस वजह से यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी होती है, सर्दियों में नहीं होती है। देख लीजिए यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच में रहता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, हमारे यहाँ सितंबर से मार्च तक ठंड रहती है ना, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण सूर्य के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने तक अंधेरा रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित दिल्ली शहर शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान रहता है। ये आपको पूरा बताया गया है, जो आप समझ भी सकते हैं इजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी।
सबसे अधिक संभावना यही होगी कि दूरी कम हो जाएगी तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। भाई कह रहा है ये सूर्य है और ये यहाँ पृथ्वी है। अब पृथ्वी को उठाकर हम यहाँ ले आए मान लीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये कक्षा छोटी हो जाएगी ऑर्बिट इसकी तुलना में। तो वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। हो सकता है जैसे बुध 88 दिनों में एक वर्ष पूरा कर लेता है, तो हमारा भी 88 दिनों में एक वर्ष पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। हाँ, छोड़े जाते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है, हमने पढ़ा था अभी नोट्स में भी कि पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, लेकिन सारे नहीं, कुछ कुछ जो हैं वो साउथ में भी छोड़े जाते हैं और अलग डायरेक्शन में भी छोड़े जाते हैं। तो ये हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा हमेशा की वजह से। इस वर्ड की वजह से गलत हो जाएगा। रीजन कह रहा है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल ये सही है। वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अर्थ। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, असर्शन गलत है, रीजन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद, तो फिर वो भी अपना उसी तरीके से घूमने लगती है। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहती है। कोई भी चीज वहां गिर जाएगी तो वैसे ही घूमने लगेगी उसी सेम टाइम पीरियड से, उसी स्पीड से। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। नीफे, NIFE, निकिल और आयरन। ठीक है, निकिल और आयरन। नीफे लिखा ही है आपका, निकिल और फेरम, ये देखिए। फेरम क्यों, तो देखिए ऐसे आप आयरन का सिंबल ऐसे बनाते हैं केमिस्ट्री में, तो Fe, लेकिन होता तो आयरन है, तो आई क्यों नहीं, आई तो आयोडीन का है। तो ये क्यों कि इसको फेरम कहते हैं इस वजह से। जैसे सोडियम, सोडियम को का साइन हमने क्या बनाया है, Na बनाया है, लेकिन सोडियम को तो S बनाना चाहिए था। नहीं, क्योंकि इसका नाम है नेट्रम, दैट्स वाई ये यहां से आया है, नेट्रम, Na यहां से आया है। निकिल और फेरम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो ये आपका आयरन और से बना है, आयरन और निकिल से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो हमने पढ़ा 22 अप्रैल को मनाते हैं। यहाँ पर देखिए 22 मार्च भी दिया है, तो ये वाटर डे मनाते हैं हम इसमें, वाटर डे। 7 अप्रैल को हम क्या मनाने लगे हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, स्वास्थ्य दिवस हम मनाने लगे हैं 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अगेन 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका है वो क्या है, तो भाई वो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। तो यस, ये हमने अभी पढ़ा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चेंज होता रहता है, तो उत्क्रमित हुआ है, बिल्कुल उत्क्रमित हुआ है। उसके बाद पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। नहीं थी ऐसा तो नहीं था, तो ये गलत है। जब जीवित जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, ये बात बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिज्म ने उसके वायुमंडल को चेंज कर दिया, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं थी ऐसा थोड़ी ना है, कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो देखिए अर्थ को जब हम ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ते हैं, अभी आगे भी पढ़ेंगे, तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हम मानते हैं, अरब वर्ष पुरानी है पृथ्वी। और पहले पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का अभाव था, लेकिन 4 अरब वर्ष पूर्व वायुमंडल में उपस्थित जो वाष्प थी, जलवाष्प, वेपर्स, वाटर वेपर्स थे, वो कंडेंस हो गए यानी कि संघनित हो गए और जलमंडल का निर्माण हुआ यानी कि हाइड्रोस्फीयर का निर्माण हुआ। अब लगभग 1 अरब वर्ष पहले शैवाल यानी एल्गी जैसे प्रारंभिक जलीय जंतु अस्तित्व में आए। शैवाल स्वपोषी होने के कारण, आपको पता है ऑटोट्रॉफ होते हैं एल्गी, क्योंकि उनमें पिगमेंट होते हैं, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन प्रवाहित होने लगी।
वायुमंडल की ऊपरी परतों में मुक्त ऑक्सीजन उपस्थित होने से ओजोन का भी निर्माण हुआ। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ये बात किसने कही थी सबसे पहले? तो भाई ये आर्यभट्ट ने कही थी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण हर दिन दिन और रात होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट ने बात कही थी। नेक्स्ट है आपका, आर्यभट्ट ने सबसे पहले व्याख्या की थी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने का कारण होता है। उनकी रचनाएं आर्य सिद्धांत जिसे सूर्य सिद्धांत में संकलित है। ये बात भास्कर भेदा भेद वेदांत दर्शन के प्रवर्तक थे। उन्होंने ब्रह्म सूत्र और शंकर माया के सिद्धांत पर भाष्य लिखा। वराहमिहिर के उल्लेखनीय कार्यों को बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये दोनों वराहमिहिर ने लिखी हैं। हालांकि वराहमिहिर भी उस टाइम के एस्ट्रोलॉजर थे, 6th सेंचुरी के। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका ग्रह है दूसरा, आपका नेक्स्ट ग्रह है चौथा ग्रह, फोर्थ ग्रह, मंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्स कहते हैं। लेकिन मार्स को अब हम आज नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी हमारा वीडियो काफी लेंदी हो चुका है। अब मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। राइट, तो चलिए आज के लिए अब हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट में हम सारे प्लैनेट्स को कवर कर लेंगे और उसके बाद 2-3 टॉपिक आपके और हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में है, कुछ थ्योरीज वगैरह हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी है, उसको कवर करेंगे। और 2 लेक्चर में आपका ये, अभी 2 लेक्चर और आएंगे और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगेन सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना ना भूलें। और प्यार नहीं दे रहे हैं आप लोग इस वाले सेशन को, नेक्स्ट जो पिछला सेशन था उस पे बहुत ज्यादा नहीं लोगों ने अपना प्यार दिया, पता नहीं क्या कारण है। खैर, पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।